हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम निधि अरोड़ा है और आज मैं सीटेट एग्जाम के सिलेक्शन की खुशी पर आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं, ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक ऐसे स्टूडेंट की जो काफी हम जैसे ही लोगों में से एक है। और क्योंकि पेपर ऑफलाइन हुआ था तो बहुत सारे संघर्ष सबके अपने अपने रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रिपेयर्ड थे भी नहीं ऑफलाइन के लिए, क्योंकि बहुत सारा फर्क आ जाता है। तो एक हम जैसी ही एक स्टूडेंट है जो बहुत ही आम बैकग्राउंड से निकल करके अपनी जो खास जगह है ना, उन्होंने सीटेट के एग्जाम को क्लियर करके बना लिया है और आई एम श्योर अब वो काफी मोटिवेटेड है आने वाली एग्जाम्स के लिए। तो बिना ज्यादा बोले, बिना बिना वक्त जाहिर करे, मैं स्वागत करना चाहूंगी शिवानी जी का। वेलकम शिवानी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया। और आपको देखकर तो और ही अच्छा लग रहा है, मतलब सिलेक्शन का मैम, आप ग्लो भी दिख रहा बहुत है आपके अच्छे लग चेहरे रहे हो। पर। थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच। तो शिवानी जी, आपके सीटेट में इस बार 108 नंबर आए हैं, जो कि अगर हम ऑफलाइन पेपर को मद्देनजर में रखें और आपकी जितनी भी कंडीशन रही है, आपके जितने भी सर्कमस्टांसेस रहे हैं, उसको मद्देनजर में रखें तो ये काफी इंस्पायरिंग है। आप यस मैम। से मेरा पहला सवाल बस ये होगा कि कैसा लग रहा है अभी इस समय? काफी अच्छा लग रहा है। मतलब एक कहते हैं ससुराल में बहुत ही मुश्किल होता है ये सब कुछ करना, बट मैंने फिर भी काफी सारी सिचुएशंस को फेस किया है। बट मैंने जो मतलब अब जो मैंने एक चीज हासिल की है, काफी अच्छा लग रहा है। मतलब सबका नजरिया चेंज हो गया मेरी तरफ से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पहले लोग आपको जो है, मतलब कभी आपको फेस करना पड़ा होगा चैलेंजेस कि लोग कुछ नहीं समझते थे या निंदा करते थे, वही लोग आप पे अब कॉन्फिडेंस शो करने लग गए हैं, ऐसा आपने हाँ। एक्सपीरियंस किया है अपने जर्नी में? यस मैम, मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक्चुअली क्या था, शादी के बाद बस ये होता है कि एक लड़की का काम क्या होता है कि घर संभालना है, बच्चा संभालना है। एक्चुअली मेरी शादी के बाद मेरी बेटी हो गई, तो उसको भी संभालना है। बट मैंने अपनी प्रिपरेशन भी जारी रखी, क्योंकि मैंने आफ्टर ट्वेल्थ मेरी शादी हो गई थी। तो ट्वेल्थ के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे आगे पढ़ना है, बट उन्होंने मुझको सपोर्ट किया कि कोई नहीं, मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने फिर मेरा आफ्टर ट्वेल्थ मेरा उन्होंने डाइट, मतलब मैंने डाइट करी हरियाणा से। जेबीटी उन्होंने मुझको कराया कंप्लीट। और फिर मेरी बेटी हो गई थी। तो बेटी होने के बाद मैंने 2 ईयर का गैप लिया, और उसके बाद मैंने 2023 में सीटेट का एग्जाम दिया, जिसमें कि मैंने 108 मार्क्स स्कोर किए। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब आपकी स्टोरी से ये तो पता चला कि जरूरी नहीं है कि जब हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो हर कोई हम पे विश्वास रखे, और उसके ऊपर अगर हमें एक सपोर्टिंग इमीडिएट मेंबर मिल जाए, जैसे आपको आपके हस्बैंड मिले, तो उसमें तो क्या ही बात हो जाए। मतलब अगर ऐसे सपोर्ट सबको मिल जाए तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम हाउसवाइफ्स होते हैं जो कहीं ना कहीं टीचर बनना चाहते हैं, अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, समाज में अपना एक जो है ओहदा विस्थापित करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी। तो उनके लिए कामयाबी जो है ना खुद चलकर आएगी अगर ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए तो। और जहां हम्म। से आप आए हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी आप अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि आप कैसे, कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी जर्नी शादी से पहले तक की क्या रही है। एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। तो मैं छोटी सी थी जब मेरे मदर फादर एक्सपायर हो गए थे। आई थिंक मैं 3 मंथ की थी तब। मुझे ब्रेस्ट फीडिंग मेरी मम्मा कराती थी, बट उस टाइम मेरी मम्मा भी मेरे पास नहीं थी। तो मेरी छोटी बुआ जी, उन्होंने मुझको पाल पोस के बड़ा किया था। और फिर मेरे दादी दादा ने ही, उनकी भी शादी होने के बाद मेरे दादी दादाजी ने ही मुझको पाला पोसा था। तो फिर जब मैं 12th क्लास में थी, मिड 12 में, तो मेरे दादाजी को लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी। उनकी लीवर में प्रॉब्लम आ गई थी। उनकी किडनी खराब होने लगी थी, तो उनको काफी स्ट्रेस हो गया था कि अब मेरी पोती का क्या होगा, क्योंकि मदर फादर तो थे नहीं। तो उन्होंने, मतलब उनके कोई फ्रेंड थे मेरे दादाजी के, तो उन्होंने मेरी शादी उनके फ्रेंड के बेटे से करा दी। और उसके Okay. बाद मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। ट्वेल्थ के बाद फिर मेरी तुरंत ही शादी, मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि मतलब काफी लोगों ने बोला कि इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो। मेरे मतलब फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाते थे कि तेरी तो 19 में ही शादी हो जाएगी, क्योंकि मैं 19 की पूरी होके 20 में लगी ही थी, तुरंत ही मेरी शादी हो गई थी। तो इसलिए काफी सारी मतलब चीजें हैं जो मैंने झेली थी। खुद बैठ के अकेले में रोती थी कि यार
सारे फ्रेंड कॉलेज जाएंगे, मेरा नहीं हो पाएगा, 12th के बाद पता नहीं ससुराल कैसा मिलेगा। तो एक तरह से बहुत ही मतलब पापा की बहुत याद आती थी कि मतलब अगर मेरे भी पापा होते तो मैं भी कल को किसी कॉलेज में जा पाती, कहीं जा पाती। बस यही था और बस। I'm really sorry शिवानी जी that you had to go through all of this। और मुझे सच में सुन के लग रहा है काश मैं आपसे स्क्रीन के उस पार मिल पाती। आई वुड हैव हग्ड यू और मैं आपको पानी कम से कम जो है ऑफर कर पाती। आपके पास है तो प्लीज पी लीजिए। एंड आई एम रियली सॉरी, मतलब इस हम्म। परिस्थितियों के बाद भी अगर आप अपना स्टैंड ले पा रहे हैं, इतनी यंग एज में आपकी शादी हो गई, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी, फिर भी आपने सोचा कि नहीं अपने लिए एक स्टैंड लिया जाए और अब टीचर बनने की इस मिसाल में आप हैं। एंड आई एम रियली श्योर कि आप जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि आप में वो फायर है, वो जील है कि आप एक एग्जाम अब आप पार कर चुके हो, तो उस एनर्जी को जो है ना वो सेव करके रखना। आगे वाले एग्जाम में आप जल्द से जल्द फर्स्ट अटेम्प्ट में टीचर बनोगे, आई एम प्रीटी श्योर। यस मैम। चलो अब ये बात करते हैं कि आपकी जो सीटेट की प्रेपरेशन है उसमें आपने कहाँ से पढ़ाई करी, कैसे आपका एनकाउंटर हुआ हमारे साथ, या आपने जहां से भी पढ़ाई करी है एक बार आप बताइए उसके बारे में थोड़ा सा। एक्चुअली जब सीटेट का नोटिफिकेशन आया था, मुझे पता भी नहीं था कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि बच्चे के चक्कर में इतना बिजी रहती थी, पता ही नहीं चलता था। आई एम श्योर। ऐसे ही 2 साल पहले हुआ था कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ भी गया था, आउट भी हो गया था, उसके बाद मुझे पता चला था कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया। तो मैं फॉर्म नहीं फिल कर पाई थी इससे 1 साल पहले दिसंबर में। तो फिर जैसे ही आया तो मेरे हस्बैंड ने मुझको बताया कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। उस टाइम पे जब उन्होंने बताया, मेरे पास ओनली 45 डेज थे। तो काफी स्ट्रेस में हो गई थी कि अब क्या करा जाए, क्योंकि बाहर कोचिंग थे काफी महंगे, 19,000 के, 12,000 के। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब से करा जाए। तो मैंने काफी सारे यूट्यूब पे चैनल देखे। तो एक दिन ऐसे ही मैं पढ़ रही थी, मैथ पढ़ रही थी, तो जो मैथ्स के टीचर हैं, तो सर की वीडियो आ गई नंबर सिस्टम की, तो मुझे वो वीडियो इतनी अच्छी लगी। तो मैंने पूरा चैप्टर उससे कवर कर लिया अपना, नंबर सिस्टम 1 या 1.5 घंटे की वो वीडियो थी। तब से मुझे काफी इंटरेस्ट बन गया उन टीचर में, ऐसा लगता था कि सामने ही पढ़ा रहे हैं। इतना मतलब हम्म। मजाक भी करते थे, तो हंसी भी आती थी, ऐसा लगता था एकदम रियल में सामने बैठे हैं और हम पढ़ रहे हैं। फिर मैंने पूरा वो वीडियो का वो खोला, आपका प्लेलिस्ट खोली, प्लेलिस्ट में मुझे आपकी वीडियोस मिली, हिमानी मलिक मैम की मिली, और भवानी सर की मिली। तो सारे टीचर इतने अच्छे पढ़ाते थे, मैं तो बस उसी को, क्योंकि लाइव तो मैं आ नहीं पाती थी, क्योंकि बेटी का काम होता था, घर का काम होता था। तो बस मैं यही सोचती थी कि प्लेलिस्ट में डलती रहेगी वीडियो और मैं उसी से कवर करती रहूंगी। तो रेगुलर मेरा ये होता था कि मैं 11 o'clock अपना सारा काम निपटा के बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, कि मुझे 11 o'clock से लेके 3 o'clock तक पढ़ना है। और मैं उस टाइम अपनी बेटी अपनी सासू माँ को देती थी कि आप उसको संभालो, और अच्छा। मुझे उस टाइम को पढ़ना है। तो मैं उस टाइम जितना मुझसे कवर हो पाता था, 2-3 सब्जेक्ट मैं कवर कर लेती थी। फिर मैं रात को, मेरी बेटी 12 साढ़े 12 बजे करीब सो जाती थी, तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद मैं अपना 2-2:30 बजे तक फिर पढ़ती थी। तो मैंने तब आप ऐसे सेल्फ ऐसे स्टडी ना। करते थे रात को? हाँ जी, हाँ जी, मैंने सारा यूट्यूब अड्डा 24/7 से यूट्यूब यूट्यूब से ही करा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब इससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इस बार जो अटेम्प्ट देंगे, उनके उनको एक माइंडसेट तो क्लियर हो गया कि आपको पढ़ना है, और YouTube पे बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको जो है टीचर्स पढ़ाते हैं। कैसे उनका कंटेंट मेथोडोलॉजी है, कैसे वो पेडागोजी को डिलीवर करते हैं आपको, आप पूरी उनकी क्लासेस अटेंड करते हो और रात में आप बैठ के अपना सेल्फ स्टडी करते थे अमिडस्ट ऑल द वर्क दैट यू हैड। मतलब आपको पूरा एक घर संभालना होता था, उसके अलावा हाँ भी जी, आप ये काम करते हो। तो हाँ जी, संघर्ष ये एक जो है एक प्रमाण है कि संघर्ष सबकी जिंदगी में है और हमने उसको बैलेंस करना सीखना है। हमने उसे मैनेज करना सीखना है कि कैसे हम अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम निकाल सकते हैं। सो यस बहुत अच्छा मैम। लगा आपकी ये स्टोरी सुन के मुझे, और आपकी जर्नी, आपकी प्रेपरेशन मेथड। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स थे पेपर 2 में, आपके पास क्या सब्जेक्ट था? एक्चुअली मैंने पेपर 2 नहीं दिया, क्योंकि मैंने डाइट अच्छा। करी थी, अभी मेरी बीएड कंप्लीट नहीं हुई। ठीक तो है। मेरा एक तरफ से बीए चल रहा है, अभी मेरा 3rd ईयर बीए चल रहा है। जब मेरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा तब मैं पेपर 2 दे दूंगी। ऑल राइट। अभी मैंने ओनली पेपर 1 ही दिया है। ठीक है। तो पेपर 1 में आपके पास लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कौन सी थी? मैम लैंग्वेज 1 इंग्लिश थी और लैंग्वेज 2 हिंदी थी। अच्छा।
देखिए मुझे बहुत कम स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी क्लासेस में जिनके पास लैंग्वेज वन इंग्लिश होती है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूंगी कि आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड रहा है, इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हैं, कैसा मतलब? मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी, बट मुझे इंग्लिश पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। मतलब जो गाजियाबाद में मैं रहती हूँ वहां पे गांव है। और मेरे दादी दादा ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में शुरू से ही डाल रखा था। तो वो भी इतना अच्छे से, मतलब वेल डिफाइंड नहीं था स्कूल, ऐसी गांव में गांव टाइप का स्कूल होता था। तो इतने अच्छे अच्छे टीचर्स भी नहीं थे, क्योंकि इतनी फीस भी वो पे नहीं कर सकते थे टीचर्स को। तो ऐसे ही स्कूल होते थे, झोला छाप कह दो उनको। हम्म। तो जब मैं स्कूल जाती थी तो टीचर्स अपने काम में लगे रहते थे। तो हाँ, धीरे 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 पढ़ के 8 क्लास तक मुझे ये भी नहीं पता था कि टेंसेस क्या होते हैं। अच्छा। रियलिटी बता रही हूँ। हम्म। 8 क्लास में मुझे टेंसेस भी नहीं पता चला था। जब मैं 10th में आई थी तब मुझे पता चला था टेंसेस नाम की भी कोई चीज होती है। तो धीरे धीरे हम्म। करके फिर मैंने टेंसेस सीखे। और फिर मुझे तो ये सेंटेंस वगैरह जो करते हैं वो भी नहीं पता था। बट आपकी जब मैंने वीडियो देखी कि नाउन, हम्म। एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये क्वेश्चंस भी आते हैं सीटेट में, तो मैंने सारे आपकी वीडियो से देख के ही कवर करे थे। और 2 क्वेश्चन वो मेरे अटके भी पेपर में। अच्छा तो कितने मार्क्स आए फिर आपके इंग्लिश में? मेरे 23 मार्क्स है। चलो बढ़िया है। मतलब जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश बैकग्राउंड थोड़ा वीक रहा होता है, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे इंग्लिश बस नाम का एक स्कूल है पर वहाँ इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती है सच, हाँ जी, गलत हाँ सलत जी। इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं। तो बट फिर भी उसको कॉम्बैट करके सबकी अपनी जर्नी रही है, एज आई सेड। अगर हमें राइट टाइम पे या किसी भी एज में कोई गाइड मिल जाए, मेंटोर मिल जाए, रिसोर्स मिल जाए, तो हमें उनके रास्ते पर, उनके पाथवे को फॉलो कर कर जरूर आगे बढ़ना चाहिए, अगर हमारा उससे सिलेक्शन हो रहा है और हमारे पर्सनल ग्रोथ में वो हेल्प कर रहा है तो। यस मैम। एक और आपसे सवाल करना चाहूंगी मैं कि क्योंकि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी से आए हैं, फिर आप दिल्ली में रहते हैं जैसे कि आपने बताया था मुझे, तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, कि कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, आप क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट्स को? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस बारी भी चांसेस है 90% की पेपर ऑफलाइन होगा, और हम्म। ऑफलाइन पेपर एक स्टैंडर्ड लेवल का पेपर आता है, एक ही पेपर होता है, इसलिए ऑनलाइन हम्म। पेपर में हमें काफी दिन दिन लग जाते हैं और हमें हेल्प मिल जाती है, जिनका शुरू में पेपर हुआ था और बाद वाले जो डेट्स होती है उन्हें हेल्प मिल जाती है, कहीं ना कहीं आइडिया हम्म। लग जाता है और घूम फिर के वही क्वेश्चंस आते हैं रेपिटेटिव। हम्म। ऑफलाइन वालों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो ऑफलाइन वालों को यही एडवाइस दूंगी कि यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब से बेटर कुछ भी नहीं है। हम्म। चाहे आप पेड बैचेस से करो, चाहे आप लाइव क्लासेस देखो, बट यूट्यूब, क्योंकि डिजिटल आजकल इतना हो चुका है भारत, तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आप घर बैठे आराम से सब कुछ कवर कर सकते हो, पर अगर अगर आपके अंदर किसी वो हौसला स्टूडेंट है को तो। सेंस नहीं है, अगर वो माइंडफुलनेस नहीं है, वो गलत रिसोर्स की तरफ चला जाए, क्योंकि यूट्यूब पे तो आजकल सब कुछ अवेलेबल है, फिर आप हाँ कैसे जी। गाइड करेंगे? कितना देर पढ़ना चाहिए ये भी बताइए, कहाँ से पढ़ना चाहिए ये भी बताइए। मैम मैं तो यही कहती हूँ, अड्डे 24/7 से ही पढ़ो, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं तो कहीं और जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये क्योंकि हमने मैंने खुद बिल्कुल करा नहीं, है। ये हमने, एक मुझे तो सेकंड में डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये हमने बिल्कुल नहीं बोला था मैम को बोलने के लिए, वो खुद नहीं बोल नहीं रही नहीं, है ऐसा। मैं खुद अपने मन से बोल रही हूँ। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में सीटेट का नाम, मतलब मैं डाइट पे गई थी करने के लिए, जब मैंने डाइट अपनी कंप्लीट करी थी तो मुझे सीटेट का पता ही नहीं था कि सीटेट भी कोई एग्जाम देना होता है। तो अच्छा। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझको बताया कि आफ्टर डाइट, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, कोई गाइड करने वाला है नहीं घर में, तो मुझे बताया कि सीटेट का भी तुम एग्जाम दो डाइट के बाद, उससे क्या होगा, तुम्हारी पीआरटी में जॉब लगने की काफी संभावनाएं हो जाएंगी। तो फिर मैंने सीटेट का कोचिंग नहीं ली है कोई भी। तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने यूट्यूब से ही सारा अपना कवर किया, क्योंकि बेटी है तो कोचिंग तो जाने की कोई वो ही नहीं है कि कोई भेज देगा कोचिंग में। इनफैक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे हाउसवाइफ्स होते हैं, तो उनके लिए ये एक सिस्टमेटिक प्लान है कि आप हाँ जी। यूट्यूब से पढ़ सकते हो और पढ़कर पास हो सकते हो, पास अच्छे हो नंबर सकते। लेकर आ सकते हो। कितने यस घंटे मैम। पढ़ने की जरूरत है इस एग्जाम, मतलब ये एग्जाम तपस्या है, सब कुछ मैनेज करके पढ़ना है, तो कितने घंटे डेडिकेट करने की जरूरत है एक स्टूडेंट को जिसको घर भी संभालना है, पढ़ाई भी करनी है? मैम मैंने जैसे मुझे टाइम मिलता था, मैंने अपना सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया था। स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी आई थी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ कैसे करूँ। फिर मैंने अपना एक शेड्यूल बना लिया था कि स्टार्टिंग के 3 घंटे दिन में पढ़ना है और 2-3 घंटे आपको रात में पढ़ना है, बट सारे सब्जेक्ट लेके चलने हैं।
ये नहीं कि बिल्कुल। आपने एक सब्जेक्ट कर लिया फिर दूसरा छोड़ दिया, एक सब्जेक्ट कर लिया दूसरा छोड़ दिया। मैं अपने पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट कंटीन्यूअस एक दिन में लेके चलती। इससे मुझे याद आया, हमारे स्टूडेंट्स की एक और मेंटालिटी होती है कि पेडागोजी के 90 नंबर बस कर लो, किसी भी एक टीचर से पढ़ के कर लो, हो जाएगा पास। आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी काम करती है? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में बहुत डिफरेंस होता है। मैं भी यही सोचती थी कि हो जाएगा, पेडागोजी तो सेम होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने इंग्लिश का आपकी वीडियोस देखी तो उसमें अलग होता है, हिंदी में अलग होता है। कुछ चीजें होती है जो सेम होती हैं, बट सारी चीजें सेम नहीं होती। बिल्कुल। मैथ्स में अलग होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने व्यूअर्स को एक मैसेज दे सकते हैं कि ये जो भाषा का शिक्षण शास्त्र है, या कोई भी सब्जेक्ट का शिक्षण शास्त्र है, उसमें उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए। वो होनी जिस चाहिए। गाइड को नॉलेज है, वही आपको उसका शिक्षण शास्त्र अच्छे से पढ़ा सकता है, जस्टिफाई कर सकता है। तो हाँ आप इस जी। पाथवे को जरूर फॉलो कीजिए। अब आप ये बताइए कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, आपने उसकी प्रैक्टिस करी, या फिर यूट्यूब पे सब जो टीचर्स ने कराया वही करी आपने नहीं प्रैक्टिस? मैम, मेरे पास कोई प्रीवियस ईयर, मेरे पास ओनली 5 रफ रजिस्टर थे, इतने मोटे मोटे। मैं उसी में ही जो भी टीचर्स कराते थे मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए। नोट्स कैसे बनाते थे आप? स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगे? जैसे कि हिमानी मैम ने जैसे कि हिमानी मैम ने कोई चैप्टर करा दिया, बाल विकास का कोई चैप्टर करा दिया हिमानी मैम ने, तो वो जैसे कि एमसीक्यू कराती थी ना, मैं उन्हीं एमसीक्यू से लिखती रहती थी अपने रजिस्टर में हम्म। कि एमसीक्यू से ये, फिर उसी एमसीक्यू से वो 4 आंसर उसके और बता देती थी। तो मैं अच्छा। उन चारों को भी नोट, तो एक तरह से वो जो कंटेंट है वो पूरा एक चैप्टर बन जाता था। तो हम्म। ये बेनिफिट होता है कि आप अपने नोट्स बनाते हो तो वो हमेशा जो है ना आपके माइंड में याद रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इससे एक और बात याद आई। मुझे याद है जब हम मुखर्जी नगर गए थे, तो हम आपसे मिले थे, और वो यस मैम। फोटो भी है हमारे पास आज। हाँ जी। आज भी तो, जब आप आए थे मॉक पेपर देने के लिए, प्रैक्टिस पेपर देने के लिए, आपको क्या लगता है कितना परसेंट उस मॉक पेपर ने आपको हेल्प किया था ऑफलाइन के लिए? वो जो डर है, या वो अटेम्प्ट करना सिखाना है, उसके लिए आप कितना प्रिपेयर हो गए थे फाइनल एग्जाम के लिए? जब मैंने मॉक टेस्ट देने गई थी वहां पे, तो क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम दिया था मैंने, और मेरा हम्म। सीटेट भी ये फर्स्ट टाइम ही था। तो मैं देने गई थी तो मुझे टाइम अरेंजमेंट ही पता नहीं था। टाइम मैंने 3 घंटे से अब अभी ले लिया था, मुझे लग रहा है। सब बच्चे नीचे आ गए थे, कुछ बच्चे बच गए थे, वो कह रहे थे कि आपको आधा घंटा या 1 घंटा ऊपर हो चुका है। तो हम्म। मैंने सोचा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आते ही अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक किया। फिर जो मेरे क्वेश्चंस थे, काफी सारे क्वेश्चन गलत थे, फिर वहां काफी सारे टीचर्स आप सब आए थे, मैथ्स वाले हम्म। सर आए थे, मैम आई हाँ थी। जी। उन्होंने सबने समझाया कि सबसे पहले आपको पैडागोजी करनी है, हम्म। क्योंकि पैडागोजी आप सबसे पहले निपटा लेते हो। फिर आपको वो करना है जो सवाल आपको नहीं आते, वो सबसे लास्ट में करने हैं। तो बिल्कुल। मैंने ऐसे ही किया, मैंने सबसे पहले पैडागोजी की। पहले मैंने सीडीपी की करी, फिर मैंने मैथ्स की पैडागोजी करी, फिर मैंने ईवीएस की, फिर इंग्लिश की, हिंदी की, मैंने सबकी पैडागोजी कंप्लीट करके फिर मैं पीछे से चली, हिंदी, हम्म। इंग्लिश, फिर ईवीएस, सबसे लास्ट में मैंने मैथ पकड़ा। और मेरा 15 मिनट पहले ही पेपर कंप्लीट हो चुका था। क्या बात है! मतलब आपको वो जो डर, जो आपकी कमियां थी ना, वो पहले पेपर में, प्रैक्टिस में हाँ पता जी, चल हाँ गई थी जी। आपको? अगर मैं नहीं आती ना तो फिर मेरा तो छूट जाता पेपर। अरे, चलो अगर अब मैं वहां पे मुखर्जी नगर नहीं आ पाती तो। अंग्रेजी में कहावत है, ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, तो अंत भला तो सब भला। सब वाला। अ, आप एक स्टूडेंट को लास्ट पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे कि वो पढ़ें और अपनी जिंदगी में कुछ करें? कुछ भी आप कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैम मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे पेरेंट्स में मतलब मदर इन लॉ भी है, फादर इन लॉ भी है, हस्बैंड भी है, साथ में बेटी भी है। मैं हर चीज को लेके चलती हूँ, उनका भी भला और मेरा भी भला, दोनों का। ये नहीं सोचती कि बस मुझे अपना अपना करना है, कि मैं पढ़ना है, मैं लड़ती नहीं हूँ, अपना काम भी करती हूँ और अपना पढ़ाई को भी मैं एक पोर्शन में लेके चलती हूँ। मैं दोनों चीजों को साथ में लेके चलती हूँ। कोई कोई लोग होते हैं पढ़ने के लिए कि मतलब काफी लोग देखे हैं मैंने, जहाँ से मैंने डाइट करी थी, जो जिस इंस्टीट्यूट से करी थी, वो लड़कियां आज भी थर्ड अटेम्प्ट देने के बाद भी फेल हो चुकी हैं। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि अगर आपके अंदर हिम्मत है ना तो अपने मोटिवेशन को खुद जगाओ। बिल्कुल। तो शिवानी जी का ये मानना है कि आपको इस एग्जाम को पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है, अगर एक बार ठाना है तो उसे एक ही बार में पूरा करके रहो। एक यस मैम। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? आपको कहाँ टीचर बनना है? क्या बनना चाहते हो? मैम मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं एक पीजीटी की टीचर बनूं, और अभी प्रिपरेशन चली रही है। अभी मेरा सीटेट के बाद भी मैं डीएसएसबी की आपकी वीडियोस देखती हूँ।
अच्छा। जो प्रीवियस ईयर की हैं। हाँ जी। तो बस यही है कि जब भी निकलेगा तो मैं तुरंत ही उसी का डाल दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब शिवानी जी ने बहुत ही लंबा अपने लिए अच्छा सा एम रखा है कि उन्हें दिल्ली की नौकरी चाहिए। आप भी ऐसे सपने रख सकते हो, कोई भी आपको नहीं ये कहेगा कि छोटे सपने रखो, बड़े सपने रखो, एंड डोंट बी अफ्रेड टू ड्रीम बिग। मुझे तो आपसे बात करके बहुत इंस्पिरेशन मिली और बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और मैं चाहूंगी कि मतलब ऐसे ही स्टूडेंट जो है ना, कल को हमें दुनिया भर की सक्सेस स्टोरीज दूसरों को सुनाने का मौका मिले, क्योंकि हम सबकी कोई ना कोई स्टोरी है जो हम यस मैम। सुनाना भले ही ना चाहते हो, लेकिन दुनिया को सुनना जरूरी है उस चीज को, तभी जो है सब आगे बढ़ पाएंगे। So with that, I think we've come to the end of the session. Thank you so much for being a part of our success story, Shivani ji, and we look forward to you. We look forward to having you. जब आप DSSB के PGT टीचर बन जाए, तो हम आपको नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में अब जरूर मिलेंगे। एंड हम आपको फेलिसिटेट भी करेंगे, जिसके लिए गूगल फॉर्म हमने आपको प्रोवाइड किया था। तो वी कांट वेट टू सी यू इन पर्सन, स्क्रीन के बाहर, क्योंकि इट ऑलवेज फील्स गुड स्टूडेंट से जब हम स्क्रीन के बाहर मिलते हैं। तो ऐसे ही आप भी अपनी सक्सेस को एम्बार्क कर सकते हो टीचर्स अड्डा के साथ, राइट प्रिपरेशन, राइट स्ट्रैटेजी के साथ। और अंत में बस एक बात कहूंगी कि वो कहावत है ना कि लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। थैंक यू सो मच।